हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर सेकंड के लिए जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्रकाश की। इसी वीडियो में आपको उसके साथ साथ आपको कंटेंट मिलेगा और उसके साथ साथ हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। यह जनरल साइंस की 6 वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पर जाकर आप प्ले लिस्ट में आप जनरल साइंस की 5 वीडियो जो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं उससे वो जरूर देख सकते हैं। और ये पांचों की पांचों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। और उसके जनरल साइंस के साथ साथ सारे के सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए सबके लिए क्लासेस स्टार्टेड हो चुकी हैं और सबकी स्टार्टिंग वीडियो प्रोवाइड करा जा चुकी हैं। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके और सारे की सारे इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश की मदद से हम इस रंग बिरंगी दुनिया को देख सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में हमें कुछ नजर नहीं आता परंतु बल्ब के जलते ही हर वस्तु दिखाई देने लगती है। यही प्रकाश का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कोई भी वस्तु हमें तभी नजर आती है जब प्रकाश उस वस्तु पर पड़कर परावर्तन के कारण हमारे आंखों तक पहुंचता है, हमारी रेटिना तक पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाएंगे। जैसे कि रात में प्रकाश बहुत कम होता है तो हम कुछ नहीं देख पाते हैं, परंतु दिन में हम काफी कुछ देख पाते हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश मौजूद होता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। वह स्रोत जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं प्रदीप्त स्रोत या लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऐसे बहुत से स्रोत हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, जैसे कि सूर्य या कोई भी आप मोमबत्ती ले लीजिए, वो भी एक सूर्य अपने प्रकाश का स्वयं उत्सर्जन करते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह स्रोत जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त स्रोत या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि आपकी चेयर, कोई भी जो नॉन लिविंग मोस्टली जो आपके पदार्थ होते हैं जैसे कि आपकी मेज, टेबल, पंखा, ये सूर्य का जो उत्सर्जन नहीं करते परंतु ये लाइट के या प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देते हैं। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने जो चित्र लगाया है कि एक व्यक्ति है जो कि एक सीधे पाइप से मोमबत्ती को देख रहा है और वो देख पा रहा है। अगर यही पाइप अगर आप टेढ़ा कर दें तो वह मोमबत्ती को नहीं देख पाएगा, भले ही वो प्रकाश उसकी आंखों तक पहुंच जाए प्रकाश के परावर्तन के कारण धीरे धीरे टकराकर, पर वह मोमबत्ती को नहीं देख पाएगा, केवल प्रकाश को देख पाएगा। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। वह पदार्थ जिनसे आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे स्पष्ट रूप से आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि शीशा होता है। आप शीशे का अगर बिल्कुल प्लेन शीशा है, उस पर कोई पॉलिश नहीं की गई है, तो आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है आंशिक पारदर्शी या ट्रांसलूसेंट या धुंधले कहलाते हैं, जैसे कि कागज चिकना। कौन से पदार्थ होते हैं अगर आप कागज को अगर आप चिकना कागज होगा तो उसे आर पार आंशिक रूप से देख सकते हैं। या कोई भी आपका एक पतला सा पन्नी है जो आंशिक रूप से आपकी कलरफुल है तो उससे भी आप आर पार दे सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को आंशिक पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों से प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं या ओपेक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपके कोई भी वस्तु है, मेटल की मोटी शीट है, उससे आप आर पार नहीं देख सकते, तो ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की एक किरण पॉलिश की गई किसी सतह पर पड़ती है तो वह समान माध्यम में वापस लौट जाती है। यह परिघटना परावर्तन कहलाती है। मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, इसके एक जो आपकी सतह है उस पर पॉलिश कर दी गई है, तो क्या होगा, आप अगर इससे मैं अगर विभाजित करूं तो इससे क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरण आपकी आई है, जो आपतित किरण है, ये जो आई है इस प्रकार इसके सतह पे पड़ेगी और परावर्तित होकर वापस मुड़ जाएगी। तो ऐसी जो घटना होती है वह प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कुछ नियमों में पालन करता है। प्रायोगिक रूप से पाया गया है कि आपतित तथा परावर्तित तरंगे दो माध्यम की उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब के से समान कोण बनाती है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो सतह है इसके साथ ये एक आपकी आपतित किरण इस सतह पे पड़ती है और परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। तो ये जो आपकी किरण है ये आपतित किरण कहलाएगी। और जो इसी के साथ हमें अगर इसी आपके जो
आपकी जो सतह है इसी पे एक अभिलंब डाल दिया जाए तो इसे अभिलंब बोला जाता है। और जो अभिलंब में जो कोण बनता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसे जो थीटा है इसे आपतन कोण बोलते हैं। और उसी के साथ जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वह परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक ही तल है, ये इसके अंदर नहीं गई है कोई भी किरण, ये हमेशा इसके अंदर नहीं गई है, केवल एक ही तल में है, यानी ऊपर में ही है। इस कांच की जो प्लेट है प्लेट के ऊपर ही है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है, आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ दूसरा है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमेशा जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि जो आपका जो कोण होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी अगर आप ये जो दोनों कोण है जो थीटा थीटा दिए हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला ये बराबर होगा इसके। अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है नियमित परावर्तन। यदि परावर्तक तल पूर्णतः समतल हो तो इस पृष्ठ से उत्पन्न परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। प्रतिबिंब नियमित परावर्तन से ही बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो नियमित परावर्तन से ही बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इसके जो तल है पूर्णतः समतल है, और एक ये आपतित किरण है आपकी जो ब्लैक कलर की है, और जो आपकी ब्लू कलर की है ये परावर्तित किरण है। अगर मैं इसी के साथ इस पर अभिलंब डाल दूं, मान लीजिए इसके साथ मैं इस पर अभिलंब डालूं, पहले पे डालूं, तो इसमें क्या होगा, ये कोण होगा आपका आपतन कोण, और ये जो कोण होगा आपका ये दूसरा वाला कोण ये परावर्तन कोण होगा। इसी के प्रकार आप इस पे आप हर किसी पे अभिलंब डाल सकते हैं। तो और इसे जो परावर्तन है नियमित परावर्तन भी आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होंगे, इस नियम का पालन करता है। उसी प्रकार से आपका दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। यदि परावर्तक पृष्ठ अनियमित या ऊंचा नीचा हो तो इस प्रकार के पृष्ठ से प्राप्त जो परावर्तन होता है अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो इसकी सतह है, जो ये वाली सतह है, क्या है, ये आपकी ऊंची नीची है, अनियमित है। तो इस प्रकार के परावर्तन को आप अनियमित परावर्तन कहेंगे। उसी के साथ साथ आपको एक मैं और चीज बता दूं कि आपकी जो आपतित किरण और ये जो अनियमित परावर्तन है ये भी आपके परावर्तन के दूसरे नियम यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण नियम का पालन करता है, चाहे आपकी सतह अनियमित हो या टेढ़ी मेढ़ी हो। अगर मान लीजिए आपकी ये जो किरण है आपकी ये आपतित किरण है, और ये जो नीली वाली है ये वाली ये आपकी परावर्तित किरण है, उसी पे मैं अभिलंब डालूं तो ये क्या करेगा, बिल्कुल आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। उसी प्रकार आप देख पाएंगे ये जो आपकी रेखा है ये टेढ़ी है, मगर इसके साथ भी अगर इस पर आप अभिलंब डालोगे यहां से तो ये आपकी आपतित किरण हो गई ये वाली, और ये वाली आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो इसमें क्या है, ये दोनों भी आपके आपतन कोण और परावर्तन कोण नियम का पालन करेंगे। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम माना कि वायु से दूसरे पारदर्शक माध्यम कांच में जाता है तो इसका कुछ भाग पहले माध्यम में वापस आ जाता है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। कि जो प्रकाश की आपकी अगर कांच की बात करूं, कांच पे कोई भी प्रकाश पड़ती है तो कुछ तो परावर्तित हो जाती है, परंतु कुछ आपके जो कांच से अंदर चला जाता है, माध्यम में चला जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक कमरा है, कमरे के अंदर लाइट जला रखी है, तो अगर जो उसके खिड़की है, खिड़की पे शीशा लगा है, तो क्या करेगा, जो प्रकाश है आपका कुछ परावर्तित होकर वापस उस शीशे से कुछ वापस आ जाएगा, परंतु कुछ जो प्रकाश है वो खिड़की के बाहर भी चला जाता है, आप प्रैक्टिकली देख पाते हैं। तो ये जो आपका जो प्रकाश बाहर चला जाता है, यानी अगर शीशे के बाहर चला जाता है तो इस प्रकार का जो घटना होती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जब यह दूसरे माध्यम में गुजरता है तो इसकी संरचना दिशा परिवर्तित हो जाती है, यह तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, घटना अपवर्तन कहलाती है। जब भी एक अगर मान लीजिए कांच का टुकड़ा है और इस आपके इस पॉइंट पे ये पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपतित किरण आपकी इस पॉइंट पे पड़ेगी और कुछ किरणें आपकी क्या परावर्तित हो जाएंगी। इस किरणें अगर इस पॉइंट पर पड़ रही हैं तो कुछ किरणें तो आपकी परावर्तित हो जाएंगी, कुछ किरणें जो है आपकी ये अंदर भी चली जाएंगी, यानी ये अपवर्तित भी हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, जो अगर आपका कोई भी पहला माध्यम, मान लीजिए मैं इस माध्यम है जो ये वाला जो ऊपर का माध्यम है ये आपका वायु है, और ये वाला आपका माध्यम ये शीशा है।
आपका वायु क्या होता है, आपका विरल होता है, मतलब बहुत जो उसके वायु के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। और शीशा जो आपका माध्यम है, ये इसका माध्यम क्या था, सघन होता है, यानी जो शीशे के अणु होते हैं वो पास पास होते हैं। अगर ऐसा कभी होता है कि प्रकाश की किरण सरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी अगर वायु से शीशे में जाएगी तो क्या करती है, इसे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना अपवर्तन कहलाती है। और इस अपवर्तन में क्या होता है कि अगर माध्यम, मान लीजिए पहला माध्यम आपका वायु है तो क्या होगा, और दूसरा माध्यम आपका शीशा है, तो जब ये वायु से शीशे में प्रवेश करेगी तो अपवर्तित तो हो जाएगी, मगर उसके साथ साथ क्या होगा, अगर ये जो अभिलंब है आपका, ये जो अभिलंब है, ये नीले कलर का ये वाला, इसकी ओर झुक जाती है। ये प्रकार आपका अपवर्तन का नियम कहलाता है। अगर इसी के साथ साथ क्या होगा, आपकी कोई भी आपकी अगर मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, आपका ये शीशा हो गया, उसी के साथ ये वायु, अगर ऐसा कभी होता है, मान लीजिए ये आपका है, तो क्या करेगा, ये आपका अभिलंब है, मान लीजिए अभिलंब डाल दिया, तो ये क्या होगा, आपने शीशे से ये करा, तो ये क्या होगा, आपका अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर जाएगी। जैसे कि ये अभिलंब की ओर जा रही है, ये अभिलंब से दूर जाएगी, ये जस्ट अपोजिट में होगा। और अपवर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं इसके भी। पहला अपवर्तन का नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। इसका ये भी नियम बिल्कुल एक जैसा ही होता है परावर्तन की तरह। और इसका दूसरा कोण नियम होता है आपतन कोण की जिया व अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे एक माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और इस कॉन्स्टेंट को ये भी बोलते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो यानी जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है। आइए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है दर्पण। और इससे रिलेटिव आपको हर पेपर में, अगर आप 2011 से लेकर 2019 के पेपर को एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा दर्पण से रिलेटिव आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो यह वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको ये वीडियो पूरी ही देखनी है। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे 20 में से। जो कंटेंट आपका 20 नंबर का आता है जनरल साइंस पेपर 2 में, तो उसमें से 2 नंबर आपके केवल एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं दर्पण। कोई चिकना पृष्ठ जिस पर कलाई करके परावर्तक बना दिया गया हो दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप देख पाते हैं आपके घरों में होता है शीशा, उसमें क्या होता है, एक जो दूसरा परावर्तक एक पृष्ठ होता है उसे पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाता है और उस प्रकार का जो बना आपका दर्पण होता है, शीशा होता है, उसे दर्पण कहते हैं। कोई भी पॉलिस्टर अथवा चमकीला पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार कर सकता है। दर्पण दोनों प्रकार के होते हैं। कृत्रिम दर्पण यानी आपने चमकीला अगर आपने बना के किसी पॉलिश करके बनाया है और जैसे शीशा आपके घरों में होता है, तो इस प्रकार के जो दर्पण उसे दर्पण होते हैं, ये कृत्रिम दर्पण होते हैं। उसी के साथ साथ आप देख पाएंगे ये जो दूसरा चित्र देख पा रहे हैं, ये जो दूसरा चित्र है इसमें क्या है, इसमें भी आपका ये नेचुरल दर्पण है। और ये देख पा रहे हैं कि इसमें भी अगर आप इसने आपने ये कहानी बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, दर्पण का उपयोग ये चूहे ने किस प्रकार किया था। और इसमें क्या होता है कि आपके उसे शीशे की जो परावर्तन के कारण जो शेर होता है उसकी परछाई दिखती है और वो शेर जो है कुएं में कूद जाता है और वो मर जाता है। तो इस प्रकार जो चूहा होता है वो अपने पूरे जंगल के जानवरों को बचा लेता है। तो इस प्रकार के जो बने होते हैं आपके जो दर्पण बने होते हैं वो प्राकृतिक दर्पण कहलाते हैं। आइए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें सबसे पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण एक और कलाई की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। आप शीशा में अगर देखते हैं, अगर शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो क्या सामने वाला जो आपको शीशे में चेहरा दिखेगा बिल्कुल बराबर दिखेगा और सीधा दिखेगा। परंतु उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट बना होता है, लेफ्ट बन जाता है। आप अगर आप शीशे को देखें, अगर राइट हैंड उठाएंगे तो आपको जो शीशे में दिखेगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखेगा। तो ये इसका, और उसके साथ साथ आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पे बनता है जितना वस्तु और दर्पण के आगे होती है। ये बात का ध्यान रखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। और आपको मैं दिखाऊंगा 2019 का दिसंबर में हुआ था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी बहुत बार आया है। तो क्या होता है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट, अगर इस फिगर की बात करें तो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है आपका ये पी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर यह मान लीजिए इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से
यह भी 5 मीटर की दूरी पर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा और मैं कराऊंगा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर आपने ये सीटेट पहले दिया है 2016 2019 वाला दिसंबर वाला दिया है तो आप कर पाएंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन कितना आसान था और जो वर्बली सोल्व किया जा सकता था और आपका मोस्टली लोगों का गलत हुआ होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दर्पण। दर्पण अगर गोलीय दर्पण भी दो, इसके साथ समतल दर्पण के बाद होते हैं आपके गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका जो दर्पण है, ये जो पॉलिश है आपके अंदर की तरफ की गई है और इसका जो दबी हुई सतह पे की गई है और जो परावर्तक तल है आपका अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण होता है। उसी के पास नेक्स्ट आपका उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसके तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देख पा रहे हैं कि आपका जो ये बाहर की उभरी हुई जो सतह है, इससे आपका जो परावर्तन होगा, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा आपका उत्तल दर्पण होगा। और आप देख रहे हैं जो आपका गहरा अंदर की ओर जो आपका जो परावर्तक तल इससे होगा, अगर परावर्तन आपका इससे होगा, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वह अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, दर्पण में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होते हैं ये भी हमें जानना है। किसी दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए आप पढ़ते हैं इन्हें विस्तार से। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तव में निर्मित होता है। आपने ये पढ़ा होगा, आपने रटा होगा, बहुत सी किताब में पढ़ा होगा, ये वास्तव में निर्मित होता है। तो कैसे आप मानोगे ये वास्तविक में निर्मित होता है? आइए हम पढ़ते हैं चित्र की सहायता से। ये देखिए, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है जिसकी जो सतह है, परावर्तक सतह है, अंदर की ओर है, दबी हुई है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी ये किरणें आ रही हैं, एक पॉइंट फोकस पॉइंट पी आपके एफ पे फोकसिंग हो रही है। तो ये क्या, जो आपका ये परावर्तित हुई, यहाँ पे फोकस हुई, दूसरी किरण आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आपकी पहली है, इसे परावर्तित होगी, पॉइंट एफ पे आएगी, दूसरी परावर्तित होगी, एफ पे आएगी, तीसरी आपकी परावर्तित यहाँ सेंटर से होगी और जस्ट अपोजिट आपकी परावर्तित हो जाएगी, तो ये भी एफ पे आएगी इस पे, यानी यहाँ पे आपका फोकसिंग आपका इमेज बनेगा। तो ये वास्तव में निर्मित हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त, दूसरा ऑप्शन है आपका, इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे पर्दा लगा लेंगे, चाहे मान लीजिए यहाँ पे पर्दा लगा लिया, तो आपको पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। यह उल्टा और बिंब की ओर ही बनता है। बिल्कुल, ये अगर आपके देखो किरण क्या सीधी गई और यहाँ से गई, ये उल्टा बनेगा और बिंब की तरफ ही बनेगा। ये बिंब है आपका दर्पण, अगर हमें यहाँ से, आप दर्पण है, दर्पण आपका बिंब मान लीजिए यहाँ पे रखा है, ये इससे ही किरणें गई हैं आपकी, तो ये बिंब की ओर ही बनता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं आपका आभासी प्रतिबिंब। यह बनता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं बनता। आप भी इसे भी हम एग्जाम उसके चित्र की सहायता से समझेंगे। आपका ये चित्र देख लीजिए, ये आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। आप देखते हैं यह प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं बनता। क्या होता है, आपकी ये किरण आई, पहली किरण आई, ये परावर्तित हो गई, दूसरी किरण आई, ये परावर्तित हो गई, ये तीसरी किरण आई, तो आपकी ये भी ये सीधे परावर्तित हो जाएगी, ये कहीं से भी नहीं होगी। चौथी आपकी आई, परावर्तित हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी आपकी परावर्तित हो गई। तो क्या होगा, ये आपका, अगर क्या करते हैं दर्पण से, मान लीजिए इसे आप पीछे पॉइंट को हटाते जाएं तभी आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वरना नहीं होता। ये मोस्टली इमेजिनेशन में होता है कि आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, रियल में नहीं होता, वास्तव में नहीं बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? हाँ, आपका दर्पण तो आपने यहाँ लगा दिया, आपने गोल दर्पण, यहाँ पर्दा आप कैसे लगा पाएंगे? आपका यहाँ की तो आपकी चीजें ब्लॉक है, यहाँ से चीजें आपकी ब्लॉक है। बस ये काल्पनिक जो चीजें हो रही हैं आपकी, काल्पनिक आप मान रहे हैं, यह सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। हाँ बिल्कुल, ये किरण आपकी सीधी, समझ लो ये किरण आई और आपने इसे फोकसिंग एक इमेज नहीं बना दी, ये सीधी जा रही है, किरण आपकी सीधी जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, ये उल्टी किरण आ रही थी और ये आपके बिल्कुल जा रही है, जो किरण जा रही है वो सीधी जा रही है यहाँ पे। तो ये जो फोकस पॉइंट है आपका एफ, यहाँ पे आपका इमेज बनेगा और इसे अगर आप पर्दा यहाँ पे लगा देंगे तो आपकी ये जो रेखाएं आपने बढ़ाई है, आपने काल्पनिक रूप से बढ़ाई है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल, दर्पण आपका ये है, आपका ये इधर का राइट हो गया, इधर का ये आपका राइट लेफ्ट तो अलग चीज है, मगर आपके क्या दर्पण के पीछे, दर्पण आपका ये पीछे दर्पण का ये हो गया, तो ये यहाँ पे बनेगा। तो आप अच्छी तरह से, मजा, आई होप कि आप प्रतिबिंब को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो एक बार दोबारा वीडियो जरूर देख लेना। अब उसके कुछ प्रॉपर्टी देख लें दर्पण की। पहला, किसी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, समान आकार तथा जड़ के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु
अथवा बिंब दर्पण के आगे रखा होता है। हाँ, मैं बिल्कुल आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो दर्पण समतल दर्पण का बना होता है, सीधा होता है, समान आकार का और दर्पण के उतनी ही दूरी पर बनता है जितने की बिंब और वस्तु की दूरी होती है। दूसरा, पर्दे पर बने प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। हाँ, जो पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। किसी समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, आप समतल दर्पण आपने देखा होगा, वो दर्पण के पीछे बनता है, तो इसे दर्पण पर पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि है आभासी होता है। हाँ, दर्पण का जो बना हुआ समतल दर्पण का आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी आभासी बनता है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक। हाँ, मैंने आपको बिल्कुल बताया वास्तविक होता है, आभासी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है वस्तु अथवा बिंब दर्पण के कितनी दूरी पर रखा है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का बन सकता है। बिल्कुल हाँ, दोनों प्रकार का बन सकता है। आप जो वास्तविक भी बनता है, देखो रियलिटी में जो मैंने बताया आपको चित्र की सहायता से बनाया, वो आपका वास्तविक बना था अवतल दर्पण का, परंतु इसके साथ साथ ही आभासी भी बन सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। दूसरा एक इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपका, सूची छिद्र कैमरे द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा धुंधला होता है जिसमें वास्तविक दूरी के सभी गुण निम्न होते हैं, निहित होते हैं। जो वास्तविक वस्तु होती है उसके सारे गुण निहित होते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं इसे देखेंगे। इसके साथ चित्र देख लेते हैं। पहला, वस्तु अनंत पर है। जो आपने चित्र देखा था इसमें जो वस्तु थी आपकी अनंत पर रखी थी, तो इसका जो आपका जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस तल पे होती है और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपको मैं पहले ही चित्र में बता चुका हूं कि अगर आपने यहाँ बनाया तो आपकी जो चित्र मतलब अनंत पे इतनी बड़ी रखी है और आपने इस पर्दे पे प्राप्त किया इसे, तो कितना छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा क्योंकि किरणें उल्टी हो जाती हैं। अगर उसी के साथ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, आपको कुछ याद करने हैं, ये याद कर सकते हैं आप। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच की अगर बस स्थिति है वस्तु की, तो जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अगर वक्रता केंद्र पर है अगर, तो जो आपका प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अंध के बीच में बनेगा। ये आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा, फोकस पॉइंट पे, यानी अगर आपके फोकस पॉइंट पे वस्तु है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। जैसे कि आपका ये, अगर मान लीजिए आपका, मैं दूसरे रंग का प्रयोग करूं इसी के में, आपकी पॉइंट एक वस्तु ये रखी है यहाँ पे, तो क्या होगा, आपकी किरणें इधर से निकलेंगी, यहाँ से ये फिर क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। मान ली किरणें इधर जाएंगी, आपकी किरणें इधर से होकर इधर जाएंगी, इसकी भी किरणें इधर से इधर जाएंगी, तो क्या होगा, वास्तविक आपका अनंत पे बनेगा। अगर इस फोकस पॉइंट पे है आपका तो अनंत पे बनेगा बिल्कुल, और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, आइए देखते हैं चित्र की सहायता से। मैंने ये चित्र आपको पहले ही बता चुका हूं। जो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी, मान लीजिए ये वस्तु थी, ये जो चित्र है जो आपका अनंत पे बनी हुई है, तो ये क्या करो, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पॉइंट पर बनेगा। ये आपका फोकस पॉइंट है, इसी में बनेगा और ये आभासी होगा, सीधा होगा, वास्तविक से अत्यंत छोटा होगा। मैं आपको बता चुका हूं। उसी के साथ साथ अगर वस्तु को आप अनंत तथा ध्रुव के बीच में रख देंगे तो ये जो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगी। ये आपका आभासी होगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा होगा। अब पढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट, दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के हम क्या क्या उपयोग कर पाते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा वाहनों की अग्रिम लाइटों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपकी जो सतह है, परावर्तक पृष्ठ है, ये अंदर की ओर दबी हुई है, तो इस प्रकार की जो आपकी परावर्तक आपका जो दर्पणों का उपयोग होगा, ये आपका जो दर्पण होगा ये अवतल दर्पण होगा। दाढ़ी बनाने में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य से प्राप्त प्रकाश को फोकस करने के लिए आपका अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ उत्तल दर्पणों का प्रयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में चालक दिशा में लगाकर पीछे वाले आने वाले वाहनों के लिए उपयोग किया जाता है। आपके जो इस प्रकार का जो आपका दर्पण लगा होता है कारों में और वाहनों में, जो ये दर्पण होता है ये उत्तल दर्पण होता है। आप देखेंगे अगर फिजिकली आप इसे टच करेंगे तो क्या होता है, ये जो बाहर की सतह है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये उभरी हुई होती है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं और इनका प्रयोग, उत्तल दर्पणों का प्रयोग वाहनों में किया जाता है।
आइए अब करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और जो नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या है। जो ये क्वेश्चन आपका आया था दिसंबर 2019 में, ये आपका क्वेश्चन आया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। और मैं मानता हूँ बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन गलत भी होगा, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ये कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, ये बिल्कुल आसान है, ये बर्बल क्वेश्चन है आपका। देखो मैं बताता हूँ चित्र की सहायता से कैसे आसान है। आपने ये चित्र देखा ही है, पहले मैं आपको दिखा चुका हूं, उसके बारे में विस्तार से बता चुका हूं कि जो समतल दर्पण में, अब देख लिए दोबारा हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। आप ये चित्र देख पाएंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी ये मंजुला खड़ी है और ये उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। तो मंजुला की जो दूरी है वो 5 मीटर है आपकी दर्पण से। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण का क्वेश्चन है। और वो जो आपका इमेज जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर ऑब्जेक्ट की जितनी दर्पण से दूरी होती है उसकी उतनी ही दूरी पे आपका उसका इमेज बनता है दर्पण की दूरी से। तो यहां तक तो आपका हो गया। अब वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, यानी 1 मीटर चल गई, यानी 1 मीटर 5 में से 1 घटाया तो 4 मीटर अगर वो चल गई है, मान लीजिए वो अब इस स्थिति पे आ चुकी है, तो इसकी ये दूरी जो है 4 मीटर हो गई। तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या है। आपकी मंजुला यहां खड़ी है, उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो 4 + 4 बराबर 8, आपका 8 मीटर की दूरी पे बनेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है और इतना आसान आपका सवाल था। आप पढ़ते हैं, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका दिसंबर 2019 में आया था, यानी एक आपके एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। जो मैं 5 वीडियो, ये छठी वीडियो है, मैं 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिसमें आपका एसिड बेस और साल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। और आपका ऑप्टिक्स, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों वीडियो को तो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। तो आप इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन करते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन, प्रतिबिंब सीधा बनता है। हाँ बिल्कुल, प्रतिबिंब सीधा बनता है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, नहीं। जो प्रतिबिंब होता है आपका इमेजिनरी होता है, यानी आपके दर्पण के पीछे बनता है, आप इस चित्र में देख पाएंगे। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। हाँ बिल्कुल होता है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है बिंब के साइज के बराबर होता है। हाँ, यही समतल दर्पण का गुण है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें है, इसमें है, ये आपका गलत हो गया, इसमें भी है। तो केवल आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को पहचानिए। ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका जुलाई 2019 में आपका आया था। सही कथन को पहचानिए। पहला है, अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा ऑप्शन है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब ही बनता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। तीसरा ऑप्शन है, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका, उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। आपका जो अवतल दर्पण है सीधा प्रतिबिंब बनाता है बिल्कुल, मगर उसके साथ साथ वह उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। आप दूसरा देख पाएंगे, जो दूसरा स्टेटमेंट है, अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसे बनाता है, मैंने आपको चित्र दिखाया था जिसमें कि अवतल दर्पण, अगर आपका, मैंने आपको एक फिगर में दोबारा बना देता हूं अपने हाथ से। ये आपका अवतल दर्पण है। मान लीजिए आपकी जो वस्तु है अनंत पर रखी है, तो जो इससे आने वाली किरणें होंगी वो मुख्य फोकस बिंदु पे आपकी फोकस हो जाएंगी। ये मुख्य फोकस बिंदु पे हो जाएंगे, तो जो ये प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उसी के साथ साथ आपकी जो आपका ये अवतल दर्पण है, अगर आपकी वस्तु मुख्य फोकस बिंदु एफ पर रखी है, यहाँ भी जो एफ था यहाँ भी अगर एफ पर रखी है, तो इससे जो किरणें होंगी आपकी जो बैक जाएंगी। यहाँ से चली किरण, बैक गई, यहां से किरण निकलेगी, ये भी बैक आपकी परिवर्तित हो जाएगी। तो जो ये प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो जो अवतल दर्पण है वह सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, आइए दोबारा करते हैं चित्र की सहायता से। आपका पहले पढ़ते हैं, समतल दर्पण के सामने खड़ी है, मान ली हाँ ये मंजुला है, आपकी जो ऋतु है खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है 10 मीटर है। आपकी जो दूरी है यहाँ से ये आपकी 10 मीटर है। आपका प्रतिबिंब ये बन रहा है, जो वर्चुअल इमेज बन रही है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, अगर वो दर्पण की ओर 2 मीटर चले यानी आपकी 5 मीटर आपकी दर्पण से यहां तक 5 मीटर हो गई और 5 मीटर आपकी ये हो गई दूरी, क्योंकि आपकी बराबर बनेगी, बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से जितनी वस्तु होगी उतना ही दर्पण से प्रतिबिंब होगा, तो 5-5 मीटर हो गई। अब वह क्या कह रहा है, वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले। आपकी 2 मीटर चले मतलब 5 थी आपकी, अब ये 3 मीटर रह गई आपकी। 2 मीटर इधर चल दी तो यानी 3 मीटर हो गई आपकी दूरी बची। तो 3 मीटर दूरी पे ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए यहां बन गया। तो आपके तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, ऋतु और प्रतिबिंब की 3 ये होगी आपकी, 3 ये प्लस 6 मीटर दूरी हो गई। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, समतल दर्पण का नहीं, समतल दर्पण में हमेशा बराबर होता है। तो यह आपका ऑप्शन गलत है। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी में बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, हाँ होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो आपके पहले में नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। आपके दो माध्यम बना दो, माध्यम आपका ए है और ये आपका माध्यम बी है, ये आपका अधिक सघन है। और ये आपका जो दूसरा माध्यम है बी, ये आपका विरल माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माध्यम ए और माध्यम बी में प्रकाश की गति समान है, नहीं। आपका जितना माध्यम आपका अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश की जो स्पीड होगी इतनी ही कम होगी, और जितना आपका माध्यम विरल होगा उसमें प्रकाश की स्पीड जो है उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि आप देख पाते हैं जो प्रकाश की स्पीड होती है सबसे ज्यादा आपकी वैक्यूम में होती है, यानी निर्वात में होती है, क्योंकि वहां पर जो माध्यम होता है सबसे विरल होता है। दूसरा ऑप्शन है तुलना नहीं की जा सकती, तुलना की जा सकती है बिल्कुल, तो आपका ये तो गलत हो ही गया। तीसरा है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। माध्यम सघन एक ए में, ए तो आपका अधिक सघन है तो इसमें कम होगी, तो ये भी गलत हो गया। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी, गति अधिक होगी, हाँ बिल्कुल। जो माध्यम आपका बी है वो विरल है तो इसमें प्रकाश की गति अधिक होगी, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरदर्शी रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। आपको मैं बता चुका हूं, जो आपका प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, तो ये आपका गलत हो गया, आभासी वाला। दूसरा है, और जो आपको मैं एग्जाम में बता चुका हूं, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, रंगीन भी होता है और छोटा भी होता है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने अगर एक बार अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, जहां मैंने पढ़ा चुका हूं सूची क्षेत्र के बारे में। ये जो वीडियो है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, और जो इस वीडियो की गहराई है वो भी काफी अधिक है। तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि अगर आपने एक ही वीडियो कंप्लीट देख ली है तो इसे एक बार दोबारा और देख लें, जिससे कि आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी आ पाए। और आपके मैं चाहता हूं कि 2 में से 2 नंबर आपके जरूर आए, पूरे के पूरे 2 नंबर आपके पक्के हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसी लेक्चर के साथ साथ सारे जितने मैंने अभी तक लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं उनकी सब की सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।